हेलो, नमस्कार। अब से 1.5 महीने बाद हमारे देश में नई सरकार बनने वाली है। इस समय जो देश में माहौल है, कुछ इस तरीके से बहुत सी चीज़ें अचानक से सामने आ गई हैं पिछले 1 महीने में। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हो गया, लोगों को बहुत सी डिटेल्स पता लगीं कि कहाँ से चंदा आया, किस कंपनी ने दिया, किस पार्टी को दिया। ये बहुत बड़ा विषय हमारे देश के लिए था, यह है। उधर CAA लागू हो गया, एक ये भी बहुत दिनों से पेंडिंग इशू था। तो वोटर्स का ध्यान बहुत तरफ जा रहा है। उधर कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मतलब बहुत सी बातें हर तरफ हो रही हैं और तो बड़ी जो वोटर है वो बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा है। इस बारे में बात करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालें कि हमारे देश की जो चुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद से, उनमें कैसे हुआ, क्या हुआ और कब हुआ। ये क्विकली इस इतिहास को जानने से पर्टिकुलरली मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो यूथ है हमारे कंट्री का, उसका बहुत बड़ा रोल होगा इस इलेक्शन प्रोसेस में। तो उनको पूरी बात एक समरी के फॉर्म में अगर हम बताएं तो आप देखिए कि कैसे कैसे चुनाव हुए, कब कब कौन सी पार्टी सत्ता में आई और कब कब अचानक से कोई वेव चली जिसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी हार गई और दूसरी पार्टी आ गई। तो जो शुरू में हमारे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से उसमें खास कांग्रेस पार्टी ही उस समय एक खास पार्टी थी और उसी के आप कह सकते हैं जोश खरोश में या पब्लिक का बहुत बड़ा था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही चीज़ें हुई हैं। तो इलेक्शन होना शुरू हुए, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुए पहले। तो 1951, 1957, 1962 यहाँ पर तक जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही और उसके बाद भी 67 तक, 62 और 67 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी जब नेहरू जी की जब डेथ हुई तो वो 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। फिर उनकी ताशकंद में उनका निधन हो गया और फिर उसके बाद से 71 में उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई। 1971 में जो है जब बांग्लादेश बना उस समय थम्पिंग मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी पावर में आई। तो आज़ादी के बाद से 71 तक लगातार कांग्रेस पार्टी आती रही और अब 71 के बाद हम अगर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखिए कि कुछ 75 में इमरजेंसी लगी हमारे देश में और 71 तक कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिलती रही लोकसभा में। फिर 75 में इमरजेंसी लगी, अनेकों कारणों से, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट और ये सब कह करके जब लगाई गई। उसी बीच में क्या हुआ कि जो संजय गांधी जी थे उन्होंने एक कैंपेन चलाया स्टेरिलाइजेशन का, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नसबंदी का, और वो गांव-गांव तक वो गया। उससे हमारा जो वोटर है, जो हमारे देश की जनता है, वो बहुत सी चिढ़ गई कि ये तो बहुत अजीब सा एक डिसीजन है। और वो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और जब उसके बाद चुनाव हुए 1977 में, तो कांग्रेस का सफाया हो गया। अब उस समय जनता पार्टी आ गई पावर में और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये बात कहने का इसलिए मतलब है कि कभी कभी देश में ऐसी लहर चलती है जो टोटल जनता के विरोध में चली जाती है, या जनता सोचती है कि ये बहुत बड़ा मुश्किल आ गई है और वहाँ से जो है वो बिल्कुल एक लहर चलती है और कभी कभी रूलिंग पार्टी उसको झेल जाती है और उसका सफाया हो गया। अब 77 के बाद ये 3 साल के बीच में क्या हुआ, फिर एक लहर चली। सिर्फ प्याज की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंदिरा गांधी जी अपने गले में प्याज की माला पहन करके देखती थी और पूरे देश में प्याज की महंगाई ही, सिर्फ प्याज एक ऐसा मुद्दा था कि 3 साल बाद ही जब 1980 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी, उस समय नाम जनता पार्टी था,
वो उसका सफाया हो गया सिर्फ एक मुद्दे पे। तो कभी कभी कोई ऐसा मुद्दा होता है जिससे कि देश का हर आदमी प्रभावित होता है, तब ऐसी लहर चलती है। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। 1983 में उनका जो है वो मैसेकर हो गया, हम सब जानते हैं। और फिर ये लहर चली क्योंकि इंदिरा गांधी का मैसेकर हो गया था, उनका मर्डर कह सकते हैं किया गया था। तो फिर एक लहर चली कांग्रेस के फेवर में, जिससे कि 1984 में दोबारा कांग्रेस आ गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उस समय बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से आई थी। वो पूरी सिंपैथी चली गई कांग्रेस के लिए। 414 सीट्स के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 5 साल उनकी सरकार चली और 1989 में जनता दल सरकार बनी। थोड़े समय के लिए वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री, उनको भी 2 ही साल उनकी सरकार चल पाई और 1991 में दोबारा कांग्रेस आ गई और जबकि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। 5 साल उनकी सरकार चली। लोग खुश नहीं थे नरसिम्हा राव जी के, बहुत से डिसीजन थे, उन्होंने बहुत सा ग्लोबलाइजेशन के लिए कंट्री को खोला, लेकिन वो लोगों के गले नहीं उतरा। तो ये सब होता रहा और उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ थी। नरसिम्हा राव जी के ही समय में एक केस, मतलब एक स्कैम उजागर हुआ कि हर्षद मेहता ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए। वो 1 करोड़ का बैग को लेकर के बहुत बातें हुआ करती थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, तो खाली अखबारों से ही और रेडियो से या टेलीविज़न से चीज़ें न्यूज़ में आती थी, पता चलती थी। तो कोई एक मुद्दा ऐसा हो जाता है, वो हर्षद मेहता इशू इतना बड़ा हो गया जो कि नरसिम्हा राव जी के और कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया। और फिर 1996 में बीजेपी सरकार। 1998 में फिर से एक बार प्याज का मुद्दा उठा, महंगाई वाला, और 1999 में फिर जो है वो चलती रही बीजेपी सरकार और 2004 में कांग्रेस सरकार आई और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए। 10 साल तक कांग्रेस सरकार रही और हम जानते हैं 2014 में बीजेपी आ गई और फिर ये 10 साल पूरे हो गए मोदी जी के। तो ये एक शॉर्ट इतिहास था। ये बताने का मतलब ये था कि जो नेशनल मुद्दे होते हैं जिसमें हर किस्म का वोटर जब अफेक्टेड होता है, तब ये लहर चलती है एंटी इनकम्बेंसी, और सरकार जो रूलिंग पार्टी होती है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। अब आइए इस समय हम देखते हैं कि हमारा जो वोटर है उनको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कि कौन जो ग्रुप्स हैं हमारे देश के वोटर्स के, उनको हम सामाजिक और आर्थिक स्टेटस के हिसाब से हम उनको ग्रुप्स में लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो हमारा देश है, जो हमारी जनता है, उसमें एक बहुत अमीर और जिनका समाज में बहुत सोशल स्टेटस बहुत हाई है, एक वो तबका है जो कि बहुत कम है, उसको हम 1% ही मान सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है, उनका इतना स्तर है कि उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन सरकार है। रामचरितमानस की वो चौपाई बहुत यथार्थ होती है, कौन रब हो हमें कहानी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी, उनके काम होते रहेंगे, वो हर चीज़ मैनेज कर लेंगे बहुत आराम से। तो उनको, और वो बहुत कम है, और उसमें से कितने लोग वोट डालते हैं कितने नहीं, ये तो कोई डेटा नहीं है, मगर फिर भी। इसके बाद जो एक दूसरा वर्ग आता है हमारे सामने, जो उससे नेक्स्ट लेवल है, वो होता है मिडिल हाई इनकम ग्रुप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। उसमें बहुत तरीके के अधिकारी होते हैं, बहुत तरीके के बिजनेसमैन हैं जो कि हाई कैटेगरी है, बिल्कुल ऊपर वर्ग के बाद में आते हैं। उन्हें भी बहुत हद तक नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी आएगी, क्या आएगी, वो अपने काम सब मैनेज कर ही लेंगे जो भी होगा। उनको बेसिकली उनको ये होता है कि उनको जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, क्या सामान के लिए क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, और जो अधिकारी क्लास है वो भी बहुत कम है, वो भी 1 से 2% होता है। फिर जो आता है वो आता है एक मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को भी 2 में करना पड़ेगा, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। जो हायर मिडिल क्लास है उसमें सरकारी कर्मचारी हैं हर स्तर के, बाबू से लेके उच्च अधिकारी तक। उसमें मीडियम किस्म के बिजनेसमैन हैं, उसमें वकील भी कह सकते हैं, डॉक्टर भी कह सकते हैं। ये इस तरीके का क्लास है जो हायर मिडिल में आता है। इनको
ये काफ़ी कंसर्न होते हैं कि हमको क्या टैक्स रिलीफ मिलेगी, हमारे शहर में और क्या काम होगा, और हमको सड़कों पे चलना है तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगी, ट्रेन बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, या कुछ है, ये सब भी है, मगर इनकी प्रतिशत भी बहुत कमी है, वो 10 से 15% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% की होगी। इसके बाद का जो क्लास आता है, तो इस तरह से टोटल 20-25% लोग तो इसमें हो गए, जो कि, और ये पढ़े लिखे भी हैं, ये अपना दिमाग भी लगाते हैं वोट देने में कि पिछले सालों में क्या हुआ, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं पूरे किसी पार्टी के न तो पक्ष में न विरोध में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि देश में कहाँ अब तक क्या हुआ है और आगे लोग कैसे, लोगों की सोच क्या हो सकती है, तो वो ये सब सोचते हैं, वो एनालिसिस भी करते हैं। इसके बाद जो मेन एक वर्ग आता है वो है लोअर मिडिल का। ये बहुत बड़ा तबका है, करीब 30 से 40% है। इसी लोअर मिडिल में जो है वो हमारा यूथ भी है, 25 से 35 साल वाला, जो पढ़ाई करके निकला है, नौकरी ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है, बहुत सी घर की उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और इसी में जो दूसरा ग्रुप है वो आता है जो बहुत सा पटरी दुकानदार है, रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, ये इस रेंज का है। ये 30 to 40% वोटर है जिसका इम्पैक्ट है इलेक्शन रिज़ल्ट पर पड़ेगा। और जो आखिरी वो है, जो हम तबका कह सकते हैं, वो गरीब तबका कह सकते हैं, जो कम पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है। उसमें बहुत हद तक बहुत से किसान भी आते हैं। मेजर इम्पैक्ट इनका पड़ता है 30 से 40% तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने दो कैटेगरी जो नीचे वाली बताई, वो हमारे देश में लगभग 80% है जिनका जो वोट डालने जाते हैं, और 45 से 50% तक यही वोट पड़ते हैं। और ये छोटी मोटी, जब तक इनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं इनको दिखाई देती, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो नसबंदी कैंपेन चला था, प्याज महंगा हो गया है, जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर प्याज 100 रुपये भी हो जाता है तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अरे ठीक है फिर कम हो जाएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट जो पड़ता है इनके ऊपर, ये रिज़ल्ट, इलेक्शन रिज़ल्ट को अफेक्ट करता है। तो अभी जो बातें हो रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमको पता लग गया, सबको पता चल गया, इसने ये दिया, उसने वो दिया, और ये सब होके कुछ कमेटी, कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ बैठ जाएंगी। हाँ, जानकारी मिली सबको, लेकिन इसका इलेक्शन रिज़ल्ट से मतलब मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके की जो और छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस एक चीज़ है कि भाई ये ऐसा हुआ, और तो वो उनको कोई फ़र्क, जैसे नोटबंदी थी, नोटबंदी से बड़ा हंगामा हुआ, उस समय बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई इलेक्शन रिज़ल्ट पे तो फ़र्क नहीं पड़ा उसके 2 साल बाद ही, क्योंकि उसमें जो है वो जिनके पास बहुत ब्लैक मनी था वो घबराए, कुछ हुआ, और जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसके पास तो कोई काला धन था नहीं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत लाइन वाइन में लगना पड़ा, लेकिन वो भी भाई मोदी जी ने एक प्रयास किया, उन्होंने कहा। अब सवाल ये उठता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई अगर फिर भी सरकारें बदलती रहती हैं, कभी कभी 5-5 साल पे, कभी 10-10 साल पे बदलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता में एक रोष होता है कि भाई हम खुश नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तबका अपने आप को कभी अपलिफ्टेड महसूस नहीं कर पाता है, तो ये समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। हमारे देश में और भी बहुत से मुद्दे चलते रहते हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज मैटर करता है। एक हमारे यहाँ धर्म के नाम पर भी वोट बट जाते हैं, जाति के नाम पर भी बट जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो वो लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमारे देश में आप सोचिए ना कि जो किसान, जो गरीब तबका है, जिसके पास काम नहीं है, जो कुछ नहीं है, जब वोट एक एक शराब की बोतल पे बदल जाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट पे बदल जाते हैं, इसीलिए तो हमारा इलेक्शन कमीशन इतनी सख्ती करता है इलेक्शन के दौरान कि कहीं पैसे ना मिल जाए, लोग ना बांट रहे हों, कभी कुछ नहीं, 2-2 हज़ार रुपये पे वोट बदल जाते हैं, और वो बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो फिर हम आखिर होगा क्या? विकल्प भी नहीं है। बहुत बार लोग ये भी कहते हैं हम करें तो क्या करें, इसको पार्टियां बार बार हम बदल करके देख चुके हैं, इससे लाभ नहीं हुआ, उससे लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो एनालिसिस कर नहीं पाते हैं कि देश में क्या फ़ायदे हुए हैं किस सरकार के काम करने से। तो विकल्प क्या है?
वो कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, ये पार्टी हट गई तो वो आ गई, वो हट गई तो ये आ गई, फिर सरकारें वैसे ही चलने लग गई। फिर 5 साल में ये हुआ कि पिछले साल में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई थी उनकी कमेटी बैठ गई, उनका मुकदमे इस्टेब्लिश हो गए, पहला 1 साल इसी में निकल गया, फिर अगला आखिरी 5 साल फिर दूसरे को दोष देने में निकल गया। तो देश के लिए कहाँ क्या हुआ? देश में जो तरक्की हो रही है मुझे इससे कोई डाउट नहीं है, वो सारी दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी हो रही है। पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, डिजिटाइजेशन हो गया है, बैंकिंग सिस्टम इफेक्टिव हो गया है और तमाम चीज़ें हुई हैं, ठीक है। विकल्प नहीं है, क्या करें, हैं? जिसको जो समझ में आया, किसी ने धर्म के नाम पे डाल दिया, किसी ने पैसे लेके डाल दिया, किसी को कुछ और लालच मिल गई, जिसको फ्री बीज हम लोग बहुत बोलते हैं, ये बट गया वो बट गया, उससे बस हो गया। फिर एक सरकार हटी, दूसरी आ गई, दूसरी हटी, वो पहली आ गई। ये होता रहता है। जो पढ़ा लिखा तबका है, एक मेन मुद्दा ये भी है, जो पढ़ा लिखा तबका है हमारे यहाँ का, मतलब जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल है, जो समझ पाता है कि देश में एक्चुअल में क्या प्रोग्रेस हुई है, कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो बहुत कम है। वो अपना काम तो करता रहता है, लेकिन कभी उसको मौका नहीं मिलता, वो सामने आके कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि चुनाव में सब लोग जानते हैं पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है। तो एक शरीफ आदमी जो अपना काम तो करता रहता है, लेकिन वो कभी आके चुनाव में लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सामने आएगा तो उसको लगता है कि उसके ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाएंगे, छींटाकशी शुरू हो जाएगी, और वो उसका टेम्परामेंट नहीं होता है। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ अभी जो किस तरह से लोग काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने नहीं आते। आप सबको पता है कि पिछले 2-3 चुनावों से हमारे जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं इलेक्शन में, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, तो इन सबको अब जब ये अपना नॉमिनेशन भरते हैं तो इनको 3 चीज़ें अनिवार्य होती हैं उसमें डिक्लेयर करने के लिए। एक तो होता है कि आप अपना एजुकेशन बताएंगे, कहाँ तक पढ़े हुए हैं। दूसरा ये होता है कि आपके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है। और तीसरा होता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई मुकदमे चल रहे हैं, क्या हुआ है, पर ये 3 इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अब से करीब कितना मैं कहूँगा 25 साल पहले, है ना, ये 25 या 20 साल पहले, पिछले 3-4 चुनाव से ऐसा हो रहा है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, आप समझिए ये काम किन लोगों ने किया, ठीक है। और ये कितना बड़ा काम है कि आज हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता होती है कि ये हमारे जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, ये कौन लोग हैं, वरना पहले कुछ पता नहीं होता था। तो कम से कम वोटर जो है वो अपना अक्ल लगा सकता है, अपना दिमाग लगा सकता है कि हम किसको चुन रहे हैं। और ये 3 चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं किसी भी हमारे प्रतिनिधि के बारे में। और ये जो काम हुआ ये किन लोगों ने किया, ये एजुकेशनिस्ट थे, प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया हमारे देश में। और उन्हीं लोगों ने अभी चल करके जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डिस्क्लोजर हुआ है, ये उन्हीं लोगों ने किया कि जनता को पता होना चाहिए कि जो हम चंदा आता है पार्टियों का वो कहाँ से आता है, कौन देता है। तो ये बड़े बड़े काम जो हैं वो कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ ऑनेस्ट लोग बैठकर बैकग्राउंड से करते रहते हैं, जो सामने नहीं आते, जो इलेक्शन में नहीं खड़े होते। अब आप ये सोचिए कि अगर इसी किस्म के लोग हिम्मत करके सामने आ जाएं, खड़े हो जाएं, तो पहले तो हो सकता है कि पार्टियां उनको टिकट ना मिले, इंडिविजुअल खड़े होंगे तो जीत ना पाएँ, हो सकता है जनता को ये तक समझा ही ना पाएँ कि हमने क्या किया है। तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ की विडंबना है कि जो एक्चुअल में जो देश का भला कर सकते हैं, जो आगे बढ़ा सकते हैं, वो काम तो करते रहते हैं चुपचाप, लेकिन वो आ कर के कभी सामने आ कर के चीज़ों को कर नहीं पाते हैं अलग अलग कारणों से। थोड़ा सा मैं आपको इन लोगों के बारे में भी बता दूं जिन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कितना रिफॉर्म किया। एक है प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है,
और ये IIM हैदराबाद में प्रोफेसर थे उस समय। दूसरे हैं डॉक्टर अजीत रानाडे, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, नोटेड इकोनॉमिस्ट रहे हैं। और हैं जगदीप छोकर जी, ये प्रोफेसर रहे हैं, ट्रेनर हैं, रिसर्चर्स हैं। अब इन लोगों की उम्र इस समय लगभग 80 साल हो चुकी है, मगर इन्हीं लोगों ने 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्हीं लोगों ने एक PIL दाखिल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें इन्होंने ये अर्ज़ी दी थी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो इन चीज़ों को सामने लाए। तब शायद इन लोगों की उम्र 60 साल से भी कम रही होगी। तो ये मैं कहना, इन्होंने दायर की कि ये तीनों पैरामीटर्स बताए जाने चाहिए कि इनके पास कितनी संपत्ति है, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्रिमिनल है कि नहीं है, ये कितना पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह। और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया। उसके बाद सरकार जो उस समय थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उसको ये बातें मतलब उनको गुजारा नहीं हुई कि अरे हम ये सब क्यों बताएं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो बताना ही चाहिए। तो ये भी जो है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है उस समय की सरकार पर, या जब भी जो भी रही हो, मुझे ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बातें बतानी ज़रूरी हैं। उसके बाद भी इन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आनाकानी की। फाइनली वो राष्ट्रपति जी हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। उनकी इमेज इस देश में एज ए साइंटिस्ट और एज ए राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट जो है वो किसी की नहीं हो सकती। ईमानदार आदमी थे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा सुना है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। उनके पास फिर एक ऑर्डिनेंस गया कि इसको कैंसिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। पहली बार में उन्होंने नहीं किया, उसके बाद दूसरी बार में उनको करना पड़ा। अच्छा भाई नहीं है, फिर सरकार बदल गई, जाने जो कुछ भी तीमझाम हुआ उस समय, बहरहाल ये लागू हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समझ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, हमारा देश चल रहा है, उसके पैरेलल कोई एक करप्शन का इकोनॉमी चल रही है, तो वो लोग ही रिफॉर्म लाने में सक्षम हैं। उनको जनप्रतिनिधि होना चाहिए। कैसे होंगे, क्या होंगे, वो खड़े होंगे, वोटर कैसे वोट देगा उनको, ये तो बड़ा टेढ़ा विषय है बताना। और यही लोग, इन्होंने ही उस समय एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाई थी, ADR, और इन्हीं ने अभी 2017-18 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए भी मुकदमा किया था, जिसका परिणाम अब आप लोग देख रहे हैं 6-7 साल के बाद। तो ये सारी बातें हर तरफ से एनालाइज करने के बाद समझ में ये आ रहा है कि जो हमारा वोटर है, पर्टिकुलरली जो यूथ है, क्योंकि इस समय बहुत से मुद्दे हैं इधर उधर, किसी को कोई अपील कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को क्या नहीं है, किसी को क्या है, और जिसमें कि धर्म के भी बहुत से रोल प्ले किए गए हैं या जाएंगे, और बहुत सी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे पूरी चीज़ डिपेंड करती है इस समय, जो समझदार वोटर है वो ध्यान दे और वो लोगों को अपने हिसाब से जहाँ तक हो सके वो एजुकेट करे। लोगों को, जो गांव में अगर कोई पढ़े लिखे युवक हैं, वो एजुकेट करें कि भाई ये लोगों की बातों में मत आइए, हैं ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे बता रहा है, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड लेवल वर्क का जिम्मेदारी हम लोगों की भी एज ए सिविलियन भी बनती है कि हम लोगों को, और ये प्रलोभनों में ना आए। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रलोभन देंगी। तो ये पूरा है। देखिए अब क्या होता है और किन चीज़ों पे रिज़ल्ट आता है। लेकिन हमारे देश को अब ऐसे प्रतिनिधि चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों। हमारे पास बहुत से विकल्प नहीं हैं, बहुत सी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, एक उन्होंने फोरम बना लिया है, BJP एक प्रमुख पार्टी है। और ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि कौन क्या करेगा, जनता की भलाई के लिए कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर इसी में एक अच्छी परसेंटेज कुछ इंटेलेक्चुअल्स की आ जाए, कुछ ईमानदार लोगों की आ जाए, जिनके बैकग्राउंड प्रोफाइल से पता चलेगा, प्रोफाइल तो सामने होता ही है, लेकिन वो प्रोफाइल जो हमारा 40% वोटर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको कुछ नहीं पता है, जो कि खाली इंतज़ार कर रहा है कि इलेक्शन के पहले जो 2-4 हज़ार रुपये दे जाएगा, वोट दे देंगे उसको, तो कैसे होगा। चलिए खैर, जो भी है सब कुछ सामने ही आएगा। मैंने भी अपना एक कर्तव्य समझा कि एक मैं पूरी एनालिसिस करूं एज ए साइंटिस्ट और लोगों के सामने लाऊं, और बाकी तो सब ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है, जनता ही सुप्रीम है।
नमस्कार।